रिटर्न चैप्टर सेक्शन 37 से स्टार्ट होता है जो कि सेक्शन 48 तक चलेगा। सेक्शन 37 में फंडामेंटल बात है कि हर एक बंदे को अपने आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल GSTR1 में देनी है। 38 में कुछ जमाने में प्रोविजन था कि आपको अपने ITC की डिटेल GSTR2 में देनी है, वो प्रोविजन हट गया। तो अब सेक्शन 38 में ये रह गया कि आपके पास एक रीड ऑनली स्टेटमेंट आएगा GSTR2A या GSTR2B फॉर्मेट में, वो आपको उससे ITC लेनी है। सेक्शन 39 में GSTR3B की बात है। GSTR3B मतलब आपका GST रिटर्न, जो कि आपको हर महीने 20 तारीख को सबमिट करना है। लेकिन जो क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट में है उन्हें GSTR3B क्वार्टरली सबमिट करना है, GSTR1 भी क्वार्टरली सबमिट करना है। GSTR1 की नॉर्मली डेट है 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, लेकिन यदि आपने QRMP ऑफ किया है तो आपको 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ को, 13 फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर को आपको GSTR1 भरना है। और GSTR3B की नॉर्मली डेट होती है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, लेकिन QRMP वाले 22 तारीख या 24 तारीख फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर अपना GSTR3B सबमिट करते हैं। 22 तारीख को भरते हैं साउथ वेस्ट वाले और 24 तारीख को भरते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले। क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट की बात चल रही है तो ये बता दूं कि नॉर्मली GST का पेमेंट GSTR3B के साथ ही हो जाता है, यानी 20 तारीख को आपको GSTR3B भरना है, 20 तारीख को आपको GST का पेमेंट करना है। लेकिन क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट वाले तो मंथली पेमेंट करते हैं, रिटर्न तो क्वार्टरली भरते हैं। तो जब वो मंथली पेमेंट करेंगे तो कब करेंगे? तो महीने की एंड से 25 दिन के अंदर मंथली पेमेंट करेंगे, पहले मंथ का, दूसरे मंथ का भी 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ, और तीसरे मंथ का यानी जिस समय वो रिटर्न भरेंगे GSTR3B यानी 22 या 24 को, उसके साथ वो अपना GST का पेमेंट भी कर देंगे। तो पहले मंथ का 25 तारीख, दूसरे मंथ का 25 तारीख और तीसरे मंथ का 22 या 24 तारीख को पेमेंट होगा। GSTR3B में और भी बहुत सारे रिटर्न की बात हुई है। इसमें बोला हुआ है कि जो कंपोजिट स्कीम के सप्लायर है वो GSTR4 के थ्रू पेमेंट करते हैं, रिटर्न भरते हैं साल में एक बार। कब? ईयर एंड से 30 अप्रैल के बाद, 30 अप्रैल के दिन। सेक्शन 39 में बोला हुआ है कि नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर GSTR5 भरता है, और कब भरता है? 13 फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, 13 तारीख को। सब सेक्शन 39 ही चल रहा है। OIDRS GSTR5A भरता है, कब? मंथ एंड से 20 तारीख को। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर GSTR6 भरता है, कब? मंथ एंड से 13 तारीख को। TDS जिन जिन बंदों को डिडक्ट करनी है वो GSTR7 भरते हैं, मंथली 10th फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। जो TCS काटने के लिए लायबल है वो TCS कलेक्ट करने के लिए बंदे मंथली रिटर्न भरते हैं, इनफॉर्म GSTR8 10th फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। ये सब किसमें दिया हुआ है? ये सब सेक्शन 39 में दिया हुआ है। सेक्शन 40 की बात हो रही है, उसमें दिया हुआ फाइनल रिटर्न, तो नहीं, फर्स्ट रिटर्न। सेक्शन 40 में दिया हुआ फर्स्ट रिटर्न कि जब आप अपना पहला रिटर्न भरेंगे ना तो उसमें उस मंथ की तो डिटेल डालेंगे ही, साथ में व्हेन यू बिकम लायबल टू बी रजिस्टर्ड एंड व्हेन यू गॉट योर RC, इस टाइम गैप में जितनी आपकी सप्लाईज हुई उसकी भी डिटेल आप फर्स्ट रिटर्न में दे देंगे। That's the only thing what you need to mention about first return. Section 40. Section 41 में बोला हुआ है कि आपके सप्लायर का पेमेंट आएगा तब आएगा एक बार आपके GSTR2A और 2B के बेसिस पर आप ITC क्लेम करते हो ऑन इन योर GSTR3B ऑन योर सेल्फ असेस बेसिस। ये हम आपको प्रोविजनली अलाउ करते हैं क्योंकि अभी तक सप्लायर का हो सकता है GST आ गया हो सकता है नहीं भी आया हो, हम आपको प्रोविजनली अलाउ कर दे रहे हैं। लेकिन यदि आपके सप्लायर ने इस GST का भुगतान नहीं किया, पेमेंट नहीं किया, तो आपका ITC वी विल रिवर्ट विथ इंटरेस्ट। फिर जब भी आपका सप्लायर ये GST पे कर देगा वी विल रिस्टोर ITC। ये सब बातें किसमें दी हुई है? सेक्शन 41 में। 42 43 सिलेबस से हट गया, लॉ से हट गया। सेक्शन 42 सेक्शन 43 ओमिटेड। सेक्शन 44 में फाइनल रिटर्न की बात हो रही है, फाइनल एनुअल रिटर्न की बात हो रही, सॉरी एनुअल रिटर्न की बात हो रही है। और उसमें क्या बोला हुआ है? उसमें बोला हुआ है कि हर एक बंदा जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है उसको एक एनुअल रिटर्न भरना पड़ेगा अंडर सेक्शन 44 इन फॉर्म GSTR9
ऑन और बिफोर 31st दिसंबर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इसी में बोला हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है उनको एनुअल स्टेटमेंट भरना है 31st दिसंबर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इसी में बोला हुआ है कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उन्हें एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भेजना है, सेल्फ अटेस्टेड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ये उसको भेजना है 31st दिसंबर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन फॉर्म GSTR 9C। तो 9 एनुअल रिटर्न का, 9A कुछ नहीं है, हट गया। 9B एनुअल स्टेटमेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर और 9C रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ये सब किस में दिया हुआ है? सेक्शन 44। सेक्शन 45 में नोटिस की बात हो रही है ना, या फाइनल रिटर्न की बात हो रही है? फाइनल रिटर्न की बात हो रही है। तो सेक्शन 45 में बोला हुआ है कि जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, तो जैसे ही आपका कैंसिलेशन हुआ या कैंसिलेशन ऑर्डर आया, एज द केस में भी, वहां से 3 महीने के अंदर आपको अपना एक फाइनल रिटर्न भरना है। ठीक है। GSTR सेक्शन 46 में बात की हुई है नोटिस की। उसमें बोला हुआ है 46 में कि यदि आपका GST रिटर्न नहीं आया तो सिस्टम से सेल्फ जनरेटेड नोटिस आएगी कि आप, नोटिस का फॉर्म मतलब GSTR 3A नोटिस आएगी और उसमें लिखा रहेगा 15 दिन के अंदर आप अपना रिटर्न सबमिट करिए। तो जिन्होंने भी अपना रिटर्न नहीं भरा उनके पास GSTR 3A की नोटिस आएगी क्योंकि सिस्टम जनरेटेड है। किसमें दिया हुआ है? 46। सेक्शन 47 में दिया हुआ है अबाउट लेट फीस। लेट फीस बोलता है कि यदि आपका GSTR 1 समय पे नहीं लिया, नील रिटर्न है, तो आपको 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया CGST 10 रुपया SGST, 2 बार डेटा रिपीट करो, मतलब 10 रुपया मतलब एक 10 रुपया CGST एड में, 10 रुपया SGST एड में, तो 10 रुपया प्लस 10 रुपया लेट फीस देनी पड़ेगी और मैक्सिमम लेट फीस 500 रुपया ही होगी। यदि आपका कोई भी टैक्स लायबिलिटी है या नील रिटर्न नहीं है और आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, तो आपको लेट फीस देनी पड़ेगी 10 + 10, मैक्सिमम 1000 + 1000, 2000 रुपया तक। यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आपकी लेट फीस होगी 10 रुपया 10 रुपया, मैक्सिमम 2500 + 2500 यानी 5000 रुपया। यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से भी ज्यादा है तो GSTR 1 और 3B के लिए, 1 और 3B दोनों की ये चल रही है, उसके लिए आपकी लेट फीस चलेगी 10 रुपया 10 रुपया और मैक्सिमम 5000 + 5000, 10,000 तक आपकी लेट फीस हो जाएगी। मेरी मिस्टेक हुई है, नील रिटर्न के लिए 10 रुपया 10 रुपया है, बात ये किसी के लिए भी 10 रुपया 10 रुपया नहीं है, 25 रुपया 25 रुपया है। तो दोबारा बोलना पड़ेगा, नील के लिए 10 + 10 मैक्सिमम 500 और जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो 25 + 25 मैक्सिमम 1000 + 1000। जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो 25 + 25 और 2500 + 2500, और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 25 + 25 मैक्सिमम 5000 + 5000। ये GSTR 3B के लिए लेट फीस चल रही है। और यदि आपका एनुअल रिटर्न लेट गया, एनुअल रिटर्न, तो उसमें इस साल अमेंडमेंट आया। एनुअल रिटर्न GSTR 9 लेट गया तो यदि आपको पता है 2 करोड़ वालों को तो भरना ही नहीं पड़ता, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक जिनका टर्नओवर है उनके लिए लेट फीस है 25 + 25 मैक्सिमम 0.02% ऑफ टर्नओवर अंडर CGST एक्ट एंड 0.02% टर्नओवर अंडर SGST एक्ट। यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से 20 करोड़ है तो आपकी लेट फीस हो जाएगी 50 + 50 प्लस 0.02% प्लस 0.02% मैक्सिमम लिमिट। यदि आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है तो 100 रुपया प्लस 100 रुपया और उधर हो जाएगा मैक्सिमम अप टू 0.25% ऑफ टर्नओवर और 0.25% ऑफ टर्नओवर, यानी मैक्सिमम 0.5% ऑफ टर्नओवर हो जाएगा। ये सेक्शन 47 की बात है लेट फीस। इस साल एग्जाम में लेट फीस आने के चांसेस बहुत है। इस साल 2 और बड़े अमेंडमेंट आए, ये GSTR 1 हो या GSTR 9 हो या GSTR 3B हो या कोई भी रिटर्न हो, इनकी पहले कोई मैक्सिमम टाइम लिमिट नहीं थी भरने की, लेट फीस देते रहो और जितना भी पुराना रिटर्न भरते रहो। इस साल अमेंडमेंट आ गया कि जो आपकी ड्यू डेट है, जिस रिटर्न की जो ड्यू डेट है, वहां से 3 साल के बाद आप रिटर्न नहीं भर सकते, चाहे वो GSTR 1 हो, GSTR 3B हो, GSTR 9 हो या कोई भी हो।
रिटर्न भरने की जो ड्यू डेट है वहां से 3 साल के बाद आप अपना वो रिटर्न नहीं भर सकते, टाइम लिमिट होगा। ये एक बड़ा अमेंडमेंट है जो एग्जाम में हिट कर रहा है। दूसरी बात, यदि आपकी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी मिसमैच हो गया, जीएसटीआर 1 में आपने अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बताई सपोज 50 लाख, तो जीएसटीआर 3 में आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आ रही सपोज 30 लाख, तो डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास एक नोटिस जाएगी और आपसे पूछा जाएगा व्हाई दिस रीजन, व्हाई दिस हैपेंड। तो यदि आप उसका कोई जस्टिफाइड रीजन बता देते हो तब तो ठीक है, अदरवाइज डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट में रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर देगा, कंसिडरिंग योर आउटवर्ड सप्लाई एज व्हाट यू डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 37, यानी जो आपने जीएसटीआर 1 में जो डिक्लेयर किया था वही आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मान के आपके अगेंस्ट में रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। सेक्शन 48 जो उसका लास्ट सेक्शन है उसमें जीएसटी प्रैक्टिशनर्स की बात की हुई है। उसमें बोला हुआ है कि कोई भी बंदा जो कि इंडियन सिटीजन है, साउंड माइंड का है, कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हुआ, कभी भी कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट नहीं हुआ, ऐसा बंदा यदि बीकॉम ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री चाहे इंडियन कॉलेज से या फॉरेन यूनिवर्सिटी से होल्ड करता है या सीए सीएस सीएमए फाइनल पास आउट है, तो इस क्वालिफिकेशन के बाद एक टेस्ट वेस्ट देके पास करके वो जीएसटी प्रैक्टिशनर्स का सर्टिफिकेट ले सकता है। जैसे वो जीएसटी प्रैक्टिशनर्स का सर्टिफिकेट लेगा उसका नाम, उसका नंबर जीएसटी पोर्टल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वहां से उसको क्लाइंट मिल जाएंगे, क्लाइंट उसको अप्रोच करेंगे, क्या फीस होगी क्या नहीं होगी इसके बारे में लॉ साइलेंट है। उसके बाद वो क्लाइंट के बिहाफ में ये सब काम कर सकता है। क्या क्या काम कर सकता है एग्जाम में पूछता है, तो वो क्लाइंट के बिहाफ में रिटर्न भर सकता है जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3B, वो क्लाइंट के बिहाफ में पेमेंट कर सकता है, क्लाइंट के बिहाफ में ई वे बिल भर सकता है, क्लाइंट के बिहाफ में कंपोजिट स्कीम ऑप्ट या ऑप्ट आउट कर सकता है, क्लाइंट के बिहाफ में रिफंड क्लेम कर सकता है, क्लाइंट के बिहाफ में पेमेंट कर सकता है, बता ही दिया, ई वे बिल बोल ही दिया, ये सब काम वो कर सकता है। लेकिन उसका 2 काम क्लाइंट के बिहाफ में वो नहीं कर सकता, मतलब कर सकता है लेकिन बिना, जब तक क्लाइंट का अप्रूवल नहीं मिले तब तक वो काम प्रोसीड नहीं होगा। कौन से 2 काम, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। एक, यदि वो रजिस्ट्रेशन में कोई अमेंडमेंट के लिए अप्लाई करता है तो वैसे तो वो कर ही सकता है, लेकिन वो करने के बावजूद भी क्लाइंट का अप्रूवल माना जाएगा। जब तक क्लाइंट का अप्रूवल नहीं होगा तब तक वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अमेंड नहीं होगा। वैसे वो जीएसटी कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करता है तो कर सकता है, लेकिन उसमें क्लाइंट का अप्रूवल माना जाएगा। तीसरा, जब वो रिफंड क्लेम करेगा तो कर सकता है, लेकिन फिर भी क्लाइंट का अप्रूवल माना जाएगा। बात ये सभी काम में क्लाइंट के पास इंटीमेशन आएगी, लेकिन क्लाइंट ने अप्रूवल नहीं भी दिया तब भी डीम टू बी अप्रूव मान लिया जाएगा। तो एग्जाम में ये बातें जरूर पूछी जाती है कि जीएसटी प्रैक्टिशनर्स कौन सा ऐसा काम करेगा जिसमें क्लाइंट का अप्रूवल के बिना काम ही नहीं होगा। तो 2 या 3 बोल सकते हो। 2, पहला जीएसटी रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट, दूसरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन और तीसरा रिफंड क्लेम। रिटर्न टॉपिक में और भी कई सारी छोटी छोटी बातें हमने एक बार सेक्शंस वाइज पढ़ा, अब एक बार इसको फॉर्म वाइज भी आप पढ़ लो। जीएसटीआर 1 क्या चीज का फॉर्म है, तो भैया ये स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई है जो कि हर बंदे को 11 तारीख को भरना पड़ता है, परंतु क्वार्टरली रिटर्न वालों को 13 तारीख को भरना पड़ता है, हर बंदे को। जीएसटीआर 2 क्या है, तो कुछ नहीं है। जीएसटीआर 2A 2B क्या है, ये स्टेटमेंट है रिगार्डिंग इनवर्ड सप्लाई, आईटीसी की डिटेल बताते हैं। जीएसटीआर 3 क्या है, कुछ नहीं है। जीएसटीआर 3A क्या है, ये नोटिस है जो डिपार्टमेंट की तरफ से आती है, यदि आपने रिटर्न नहीं भरा, इसमें लिखा रहता है 15 दिन के अंदर रिटर्न भरी है। जीएसटीआर 3B क्या है, ये बेसिकली रिटर्न है, जीएसटी रिटर्न इसी को बोलते हैं। जीएसटीआर 3B को कब भरना पड़ता है, सभी को तो 20 तारीख को भरना पड़ता है, परंतु क्यूआरएमपी वाले इसको 22 या 24 तारीख को भरते हैं। 22 तारीख को साउथ वेस्ट वाले, 24 तारीख को नॉर्थ ईस्ट वाले। जीएसटीआर 4 क्या है, ये कंपोजिट स्कीम का रिटर्न है जो कि साल में एक बार 30 अप्रैल को भरा जाता है। जीएसटीआर 5 क्या है, ये एनआरटीपी वालों का रिटर्न है जो कि 13 तारीख को मंथली भरा जाता है। जीएसटीआर 5A क्या है, ये ओआईडीआरएस का रिटर्न है जो कि मंथली भरा जाता है मंथ एंड के 20 तारीख को। जीएसटीआर 6 क्या है, ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रिटर्न है जो 13 तारीख को भरा जाता है। जीएसटीआर 7 क्या है, ये टीडीएस का रिटर्न है जो कि मंथली 10 तारीख को भरा जाता है। जीएसटीआर 8 क्या है, जो टीसीएस वालों का रिटर्न है जो मंथली 10 तारीख को भरा जाता है। जीएसटीआर 9 क्या है, ये एनुअल रिटर्न है जो 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को भरा जाता है। जीएसटीआर 9A क्या है, कुछ नहीं है, हट गया।
जीएसटी 9B क्या है? ये एनुअल स्टेटमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का है, 31 दिसंबर को भरा जाता है। जीएसटी 9C क्या है? ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है जो 31 दिसंबर को भरा जाता है साल में एक बार। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनको ही भरना है, 5 करोड़ के नीचे वाले तो नहीं भरना। और जीएसटी 9B 2 करोड़ के नीचे वाले को भरना ऑप्शनल है, यानी नहीं भरना। जीएसटी 10 क्या है? ये फाइनल रिटर्न है, जब भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा उससे 3 महीने के अंदर भरना है। जीएसटी 11 क्या है? ये यूआईएन होल्डर का, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का, यूआईएन होल्डर का इनपुट टैक्स, इनपुट पे दिए हुए टैक्स का रिटर्न है जो कि उन्हें क्वार्टरली भरना पड़ता है, क्वार्टर एंड से 24 महीने के अंदर। तो ये रिटर्न वाइज भी आपने पढ़ लिया, सेक्शंस वाइज भी पढ़ लिया। अब इसमें छोटी छोटी और बातें, पहले तो 3 अमेंडमेंट वापस से ध्यान से याद कर लो। पहला कि पहले रिटर्न भरने की कोई टाइम लिमिट थी, अब हो गई 3 साल। 3 साल ड्यू डेट के अंदर आपको अपना रिटर्न भरना पड़ेगा, ये पहला बड़ा अमेंडमेंट। दूसरा, जीएसटी 1 जीएसटी 3 भी क्लैश होगा तो आपके पास चिट्ठी आएगी, एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं मिला तो आपसे टैक्स रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। ये दूसरा अमेंडमेंट सब बता चुका हूं। तीसरा अमेंडमेंट ये आया कि लेट फीस में चेंजेस आया जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो 3 अमेंडमेंट आप एकदम दिमाग में रखना। अच्छा, इसके अलावा जीएसटी रिटर्न में आपसे पूछा जा सकता है एचएसएन कोड के बारे में, तो आप बता देना एचएसएन कोड क्या होता है। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है वो B2B में 4 डिजिट का एचएसएन कोड देते हैं, और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है वो अपने सारे इनवॉइस में 6 डिजिट का एचएसएन कोड देते हैं। वही एचएसएन कोड रिटर्न में भी सबमिट होगा। इसके अलावा इसमें वो पूछेगा कि रिटर्न में इनवॉइस वाइज डिटेल जाती है क्या जीएसटीआर 1 में, तो आंसर इज यस। सारे B2B की इनवॉइस वाइज डिटेल जाती है। सारे B2C नॉर्मली कंसोलिडेट हो जाते हैं, लेकिन यदि B2C इंटरस्टेट सप्लाई है 2.5 लाख से ऊपर का है तो उसका भी इनवॉइस वाइज डिटेल जाता है। बात बाकी B2C कंसोलिडेटेड डिटेल जाती है। 2-4 छोटी छोटी बातें और है जो आप और ऐड कर लो। पहली बात कि जीएसटी में रेक्टिफिकेशन ऑफ रिटर्न का कोई प्रोविजन है क्या? आंसर इज यस। यदि आपके रिटर्न में कोई भी मिस्टेक रह जाए, कोई भी प्राइमा फेसी नॉन प्राइमा फेसी कोई मतलब नहीं है, कोई भी मिस्टेक रह जाए तो आप उसको सब्सिक्वेंट रिटर्न के साथ रेक्टिफाई कर सकते हो। तो भैया कब तक रेक्टिफाई कर सकते हैं? कोई भी आने वाले किसी भी रिटर्न के साथ रेक्टिफाई कर सकते हो अप टू 30th नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और बिफोर एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ये डेट पूछता है एग्जाम में। दूसरा, जीएसटी में कोई रिवाइज रिटर्न भरने का प्रोविजन है क्या? तो आंसर इज नो। यदि आपके कोई रिटर्न में मिस्टेक रह जाए तो आप रिवाइज रिटर्न नहीं भर सकते, आप उसका रेक्टिफिकेशन करते रहिए। रिवीजन ऑफ रिटर्न का कोई फैसिलिटी नहीं है। तीसरा, जीएसटी में रिस्ट्रिक्शंस है। जब तक आप अपने पहले महीने का रिटर्न नहीं भर देंगे ना, तब तक आपको सब्सिक्वेंट मंथ का रिटर्न भरने मिलेगा नहीं। तो सपोज मेरा लास्ट मंथ का रिटर्न अभी तक नहीं भरा, अप्रैल महीने का रिटर्न नहीं भरा हुआ है, तो मेरे को मई महीने का रिटर्न भरने ही नहीं मिलेगा। जब तक मैं अप्रैल नहीं भर दूं, मई महीना ऑन नहीं होगा। ये रिस्ट्रिक्शंस है। नील रिटर्न उसी को बोलेंगे ना जिसमें ना तो आउटवर्ड सप्लाई की कोई डिटेल है ना इनवर्ड सप्लाई की डिटेल है। सपोज मेरा इस साल कोई सेल नहीं है, परचेज है, तो मेरे को रिटर्न भरना पड़ेगा और उस रिटर्न को नील रिटर्न नहीं बोलते, वो नॉर्मल रिटर्न हुआ। नील रिटर्न उसको बोलते हैं जिसमें ना आउटवर्ड की कोई सप्लाई है ना इनवर्ड की कोई सप्लाई है। नील रिटर्न आप मैसेज के थ्रू भी भर सकते हो, ठीक है। मैसेज का एक प्रोसीजर दिया हुआ, मैट में फॉर्म वॉर्म क्या 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 टाइप करना पड़ता है देख लेना, एग्जाम में आज तक नहीं पूछा। नील रिटर्न भरना मैंडेटरी है, ये बात ध्यान रखना। ओके, क्यूआरएमपी के बारे में 2-4 बातें और सुन लो। पहली बात, क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्शनल है। ये उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है, वो क्यूआरएमपी ऑप्ट कर सकते हैं। उन्हें जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी दोनों क्वार्टरली भरना है। जीएसटीआर 1 13 तारीख को, जीएसटीआर 3 भी 22 या 24 तारीख को, और पेमेंट उनको मंथली करना है। पेमेंट करने के लिए उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो फिक्स चार्ज मेथड से पेमेंट कर दो या फिर सेल्फ असेस मेथड से पेमेंट कर दो। सेल्फ असेस मेथड एज द नेम इंप्लाइज, जितना आपका इस महीने का जीएसटी लायबिलिटी है खुद ही असेस करिए और खुद ही उतना पे कर दीजिए। बाद में यदि आपका पेमेंट कम निकला तो आपसे इंटरेस्ट ले लीजिए। ये सेल्फ असेस मेथड हुआ। फिक्स चार्ज मेथड ये हुआ कि काहे लफड़े में पड़ते हो आप, ये देखो कि लास्ट क्वार्टर में आपने जीएसटी लायबिलिटी ई कैश लेजर से कितना दिया था लास्ट क्वार्टर में, उसका 35% फर्स्ट मंथ में दे दीजिए, सेकेंड मंथ में उसका 35% दे दीजिए, और थर्ड मंथ जाते जाते आपका सेल्फ असेसमेंट हो ही जाएगा। तो जितना दे दिया, बाद बाकी बैलेंस थर्ड मंथ के साथ पेमेंट हो जाएगा। यदि आपने लास्ट क्वार्टरली क्यूआरएमपी ऑप्ट ही नहीं किया था, लास्ट में तो आप मंथली थे,
तो फिर कोई बात नहीं, लास्ट टाइम आपने जितना मंथली दिया था ई कैश लेजर से उतना ही सेम अमाउंट आप फर्स्ट मंथ में पेमेंट कर दो, उतना ही अमाउंट सेकेंड मंथ में पेमेंट कर दो, और थर्ड मंथ में आप अपना सेल्फ असेस कर लेना, जितना टैक्स लायबिलिटी हो रहा है बैलेंस पे कर देना। ठीक है, तो यदि आपने लास्ट वाला पेमेंट क्वार्टरली किया था तब तो फर्स्ट मंथ में 35%, सेकेंड मंथ में 35% और बैलेंस थर्ड मंथ में। लेकिन यदि आपने लास्ट रिटर्न मंथली भरा था तो जितना आपने भरा था उसका 100% फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में भी 100% और थर्ड मंथ में अपना सेल्फ असेस के हिसाब से टैक्स दे दो। क्यूआरएमपी आप कब ऑप्ट कर सकते हो? तो आपके पिछले क्वार्टर के सेकेंड महीने के बिगनिंग से इस क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के एंड तक आप अपना क्यूआरएमपी ऑप्ट कर सकते हैं। पिक्टोरियल करके दिखाया था, फिर से सुन लो। जनवरी फरवरी मार्च पिछला क्वार्टर है, अप्रैल मई जून करेंट क्वार्टर है। यदि आप क्यूआरएमपी ऑप्ट करना चाहो तो आप 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक ऑप्ट कर सकते हो। इसी पीरियड में आपको क्यूआरएमपी ऑप्ट करने मिलेगा। जैसे ही आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हो गया, तो जिस क्वार्टर में आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हुआ उस क्वार्टर का तो क्वार्टरली रिटर्न जाएगा, परंतु सब्सिक्वेंट क्वार्टर से आप अपने आप ही मंथली रिटर्न में शिफ्ट हो जाएंगे। क्यूआरएमपी वालों को एक आईएफएफ की फैसिलिटी है, यानी ऑप्शनल है, कि आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में अपने इनवॉइस को अपलोड कर सकते हो, B2B इनवॉइस को अपलोड कर सकते हो, ताकि आपके रेसिपिएंट को मंथली आईटीसी मिल जाए। लेकिन एक महीने में आपको 50 लाख से ज्यादा का इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी पोर्टल में B2B इनवॉइस अपलोड करने से ज्यादा नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 50 लाख आप एक महीने में अपलोड कर सकते हो। क्यूआरएमपी मंथली पेमेंट है, 25 तारीख को पेमेंट करना है और 13 तारीख को 22-24 तारीख को रिटर्न भरना है। एग्जाम में जीएसटीआर 2A और 2B का डिफरेंस पूछ सकता है। तो जीएसटीआर 2A और 2B का डिफरेंस है बाबू कि जीएसटीआर 2A से भी आईटीसी की डिटेल आती है, जीएसटीआर 2B से भी आईटीसी की डिटेल आती है, लेकिन जीएसटीआर 2A इज द डिटेल्स ऑफ माय इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड द स्टेटमेंट इज डायनामिक, एंड जीएसटीआर 2B इज आल्सो द सेम स्टेटमेंट बट द स्टेटमेंट इज स्टैटिक। क्या फर्क पड़ता है? फर्क तब पड़ता है जब आपका सप्लायर अप्रैल महीने के किसी इनवॉइस की डिटेल अगस्त महीने में डिटेल डाल रहा है। अप्रैल महीने का रिटर्न सप्लायर अगस्त महीने में डाल रहा है, तो सिंस वो इनवॉइस अप्रैल महीने का है, इसलिए जीएसटीआर 2A के वो अप्रैल महीने के जीएसटीआर 2A में दिखाएगा, और सिंस जीएसटीआर 2B तो स्टैटिक है, तो अप्रैल महीने का जीएसटीआर 2B तो सबमिट आ चुका ऑलरेडी, वो चेंज नहीं होगा, तो वो अगस्त महीने के जीएसटीआर 2B में उसकी डिटेल आएगी। प्रैक्टिकली जीएसटीआर 2B इज मोर वाइटल देन जीएसटीआर 2A।